पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आज हमारे खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्हें भारत जैसे कृषि प्रधान देश की रीढ़ की हड्डी यदि कहा जाए तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि इनके अथक प्रयासों के माध्यम से भारत जिस तरह से कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, नए नए इनोवेशन के साथ, नई नई तकनीक के साथ लगातार इस क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे हैं। इन्होंने 50 साल से अधिक वर्षों तक काम किया है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में एक्सपर्टीज़ है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि CICR नागपुर के डायरेक्टर हैं, वाइस चांसलर MAU प्रभानी के हैं। वर्तमान में यदि बात की जाए तो एग्रो विजन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ चेयरमैन ASRB। अब आपकी मुलाकात कराते हैं बिना देर किए डॉक्टर CD माई जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर CD माई, सबसे पहले तो आपका इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। वर्ल्ड वाटर डे की अगर हम बात करें तो 1993 से जिस तरह से इसकी शुरुआत हो गई है और जिस तरह से आज के समय की हम बात करें तो बेहद सीरियस इशू है हर व्यक्ति तक साफ स्वच्छ जल पहुंचाना और कैसे अलग अलग क्षेत्र में यानी कि कृषि क्षेत्र में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाटर डे का क्या महत्व है? भारत के संदर्भ में आप देखा जाए तो वर्ल्ड वाटर डे का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ये मैं मानता हूँ। कई देशों से भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस हमारे भारत देश का है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 18% हम वर्ल्ड पॉपुलेशन है। हमारी जो कैटल पॉपुलेशन है वो भी 15 से 16 तक % है वर्ल्ड की, लेकिन हमारा जो जल है वो हमारे पास सिर्फ 4% है। जी बिल्कुल। तो इस बड़े भूमि के लिए, इस बड़े पॉपुलेशन के लिए हमें वाटर का जो सिग्निफिकेंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी देश जैसे जहाँ फ्री वाटर है ये वो हम यहाँ नहीं कर सकते। और आपको ये भी जानकारी है कि शायद हमारे जो खेती है जी तो 65% जो है 65% की खेती ये बारानी खेती है। ये डिपेंडेंट ऑन रेन है। जब बारिश नहीं होगी तो खेती में कुछ नहीं आएगा जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो वाटर डे हम सेलिब्रेट करें जी, तो ये इस डे से हम हमारे जो किसान हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उन तक हमारा मैसेज जाए कि देखो वाटर डे करने का मतलब ये है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है ये समझ लो और आप जैसे कर सकते हैं उसको सेविंग करने की कोशिश करो ताकि अगले जनरेशन के लिए कुछ अच्छा पानी बचे। ये एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की है कि वाटर कंजर्वेशन के साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे भारतीय किसानों को इस बारे में जानकारी मिले ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो कृषि जल उपलब्धता की जैसे आपने बात की है, जैसे आपने कहा कि 18% पॉपुलेशन है बट 4% ही पानी है हमारे पास, और लैंड की अगर बात की जाए तो वो उससे भी कम नज़र आएगा। तो कृषि जल उपलब्धता की यदि बात की जाए तो जितनी आपने बताई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? क्या जिससे, क्योंकि आप 50 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ नए इनोवेटिव तरीके हैं जो हमारे भारतीय किसानों को जानने चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें और जो हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में उधर हम बेहतर काम कर सकें? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैं जिस एरिया से आता हूँ जी उस एरिया में वैसे भी बारिश बहुत ही कम होती है जी, और जो महाराष्ट्र का जो एरिया है वहाँ सब रेन शैडो एरिया आ जाता है। बारिश भी बहुत कम होती है, 200, 250, 300 मिलीमीटर साल की बारिश होती है। तो हमें तो वाटर का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि पीने के लिए भी पानी हमारे लिए संकट आ जाता है जी। तो फिर खेती के लिए भी हम पानी यूज़ करते हैं। भारत में क्या हो रहा है कि हमारा जो मेजर वाटर सोर्स है ये खेती में 80% जो वाटर है वो खेती में जी। अब वो खेती में जाने से नेचुरली हमें जो, अब मैंने जैसे आपको कहा कि हमारी बारानी खेती जो है वो रेन डिपेंडेंट होने से ऑलमोस्ट 65 to 70% बारानी है, बाकी इरिगेटेड है।
लेकिन अब इसमें हमें इनोवेशन ये करना चाहिए कि जो हम फ्लड इरिगेशन करते थे, वो फ्लड इरिगेशन के माध्यम से जैसे 1 एकड़ में हमें कुछ जैसे 10 लीटर पानी लगता था, अब हम उसी लीटर को 1 लीटर पानी में उतना ही काम कर सकते हैं। हाँ। तो ये जो टेक्नोलॉजी नई नई आई है, उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि हम जो क्रॉप्स आजकल ले रहे हैं, जैसे अंगूर है, आपके अनार है, हमारे मैंगो है, हम गुआवा है, ये सारे चीज़ों में हमने देखा कि ये ड्राईलैंड क्रॉप्स है। ये क्रॉप्स आपको नॉर्थ में नहीं मिलेंगे ज़्यादा, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप जो मिलेंगे ये बारानी खेती में ज़्यादा मिलते हैं। अब इसमें हम ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं, और ड्रिप इरिगेशन वो भी यूज़ ऐसा करते हैं कि आजकल हम उसको सेंसर में लगाते हैं, ताकि हम सोचते हैं कि हमें कितनी पानी की ज़रूरत है। अब ये जो टेक्नोलॉजी जो आई है, इसकी वजह से हमारा वाटर सेविंग जो मैकेनिज्म है ये बहुत बढ़ गया है। दूसरी चीज़ जो है, आपने जो कहा कि भाई जो हमारी तकनीकी है नई जी, हमने क्या किया कि कोई गवर्नमेंट्स ने हमें फार्म पॉन्ड्स का एक कंसेप्ट हमने निकाला कि जो लेवल्ड खेत नहीं है वहाँ छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए, ताकि बारिश में जैसे ज़्यादा पानी आता है तो वो पॉन्ड्स में पानी इकट्ठा हो, और वही पानी आप रबी में थोड़ा सा क्रॉप्स को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो वाटर रिसोर्सेज है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि रेन पर ही अगर डिपेंडेंट है रेन पर डिपेंडेंट है, लेकिन तो उसका वो बेहतर इस्तेमाल किया जाए। उसको हम कंजर्व कर रहे हैं। जी। कंजर्व करने के हर एक तरीके हैं। जैसे हमने कहा कि भाई आप रिजेस फरोज में सोइंग करो, ताकि वो रिजेस में आ जाएगा, फरो में पानी रहेगा और रिजेस को मिलता जाएगा। लेकिन उससे भी हम क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे पॉन्ड्स बना रहे हैं। जी। 3 मीटर बाय 3 मीटर का एक पॉन्ड बना दिया आपने एक एकड़ में, तो आपका जो पानी उसमें ज़्यादा, क्योंकि बारिश कैसे है आपके हाथ में तो नहीं है, कभी बारिश एकदम बहुत ज़्यादा आ जाती है, कभी तो पानी बह जाता है। जी। तो इसलिए वो पानी को बहने के बजाय उसको अंदर आप पॉन्ड में डाल दीजिए, और पॉन्ड को फिर एक मशीन लगा के आप रबी में भी जब पानी की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश में क्या होता है कि आपको ये पता नहीं कि कब बारिश आएगी और कब पानी आएगी, लेकिन क्रॉप्स की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। इसलिए हमें चाहते हैं कि हम इसको भी यूज तो ये डॉक्टर माई बिल्कुल बैक टू बेसिक जाने वाली बात हो गई, क्योंकि पुराने समय में जब होता था तो तालाब, पोखर इनका इस्तेमाल होता था, लेकिन धीरे धीरे शायद खत्म होता गया है। जी। उसका निगलेक्ट हो गया था, बीच बीच में क्या हो गया कि तालाब। लेकिन एक बात अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5-6 साल पहले शुरू की है, वो सिंचन योजना जो है, वो सिंचन योजना उन्होंने शुरू की है, उससे अभी हमारा बहुत सारा फर्क पड़ा है। वो सिंचन योजना में उन्होंने क्या किया कि जितने तालाब है, जितने छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, उसको रिज्यूनेट किया, और उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी मिट्टी निकाल के फिर से वहाँ पानी का ये हो रहा है, और उससे बड़े बड़े डैम के बजाय ये जो छोटे छोटे तालाब है, इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जी। और आपको ताजुब होगा कि अभी मैं सुन रहा था कि ऑलमोस्ट पहले हमारा 48% एरिया इरिगेट होता था, अभी 55% एरिया इरिगेट हो रहा है। ओके। इसका मतलब हम जो टेक्नोलॉजी, इंस्टेड ऑफ मेकिंग बिग डैम्स, बहुत बड़े बड़े डैम्स का यूटिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन छोटे छोटे हम डैम्स बनाए, छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगे, जैसे लगे हमारे पुराने टैंक्स है ये, इसको अब रिज्यूनेट करें, तो आपको लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हमारा मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये वाटर मैनेजमेंट के अभी जो पुराने टेक्निक है, उससे हम नई सोच में लेके आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात की कि बड़ा जब आप कुछ भी बनाएंगे तो आपको बजट भी ज़्यादा चाहिए होगा, जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी। छोटे छोटे पॉन्ड तो छोटा किसान भी कर सकता है खेत में अगर जगह है, लेकिन क्या ये तमाम जो जानकारी है ये किसानों तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है? क्योंकि उन्हें मालूम तो है लेकिन शायद भूल चुके हैं। आपको बताऊंगा मैं कि ये इसका एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ, जैसे जो हमारा, मैं महाराष्ट्र से हूँ जी, महाराष्ट्र में 80% एरिया जो है वो बारानी है। ओके। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप ये 3x3 का अभी पॉन्ड बनाएंगे तो 50% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। जी जी। अब ये इससे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। बिल्कुल। और इससे अभी हमने जो हमारा जो वाटर कंजर्वेशन है बड़े पैमाने चल रहा है। अभी हमारे जो रोड मिनिस्टर थे, उन्होंने एक नया कंसेप्ट निकाला, जैसे आप ब्रिजेस बना रहे हैं, रिवर के ऊपर ब्रिजेस बना रहे हैं, तो ब्रिज के साथ में वो एक ऐसा उसको ये डाल रहे हैं ताकि पानी वहाँ इकट्ठा रहे। ओके। ताकि पानी, तो एक कंसेप्ट ये है कि पानी जो ज़्यादा जोर से बह रहा है, रनिंग वाटर शुड बी मेड वॉक,
हाँ, ओके। बहुत बहता हुआ पानी को आप चलने लगाओ, चलने वाला पानी को ठहरने लगाओ, और वो ठहरा हुआ पानी फिर अंदर जाएगा और फिर रिचार्ज हो जाएगा। ओके। तो ये जो कंसेप्ट अभी नए नए आ रहे हैं वो पुराने ही है, लेकिन इसको रिजुमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल। कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि आप 50 सालों से काम कर रहे हैं, और वर्तमान के चैलेंजेस की यदि मैं बात करूं, चुनौतियों की बात करूं, तो कीटनाशक हो गए, खरपतवार हो गए, ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं। इनसे किस तरह से निपटा जा सकता है और क्या क्या सरकार की तरफ से मदद हो रही है? अभी जैसे आपने खरपतवार की बात की है, पेस्ट मैनेजमेंट की बात की है, अभी कैसा है कि एग्रीकल्चर हैज टू बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। आप सिर्फ वाटर मैनेजमेंट करके काम नहीं चलेगा जी। आप सिर्फ पेस्ट मैनेजमेंट में काम नहीं करेंगे जी। लेकिन ये सारा इकट्ठा जब आप सोचेंगे तब आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसकी यूटिलाइजेशन होगा। नहीं तो आप जैसे हमारे यहाँ पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समटाइम्स यूज करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं है कि आपकी नहीं, लेकिन एक ऐसा माइंडसेट है डॉक्टर माई कि अगर आप ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो आपकी खेती बहुत अच्छी होगी, प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होगा। ये गलत चीज है। तो अभी क्या है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा एजुकेशन, अब आज जो धानुका साहब ने जो ऑर्गेनाइज किया है वो उसी का एक पार्ट है। मैं उनके साथ काफी देर से जुड़ा हूँ कि ये जो हम फार्मर्स को बता रहे हैं कि जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड कैसे करना चाहिए जी। उसके ट्रेनिंग लेना, वो जो वहाँ जो डीलर है उसको भी ट्रेनिंग देना पड़ता है, नहीं तो डीलर भी ऐसे दे देता है कि लाओ मारो कुछ भी करो, ऐसा नहीं जी। तो वी हैव टू सी दैट इट इज एट द वेरी बॉटम लेवल दैट यू एजुकेट and then you empower the farmer. Okay. That is very important. जी बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब है कि जो कंट्रोल बॉडी करने की कोशिश करी वो अपना काम कर रही है, थोड़ा यहाँ पर एजुकेटेड किसानों को भी होना होगा और डीलर्स को भी होना होगा। जी बिल्कुल। कृषि रसायनों में रसायन के उपयोग और उसके बाद मानव पशु स्वास्थ्य पर्यावरण के मुद्दे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आप ऑल ओवर एक ग्रुप रहता है एनवायरमेंटलिस्ट, क्या बोलते हैं ऑलवेज जी कि भाई हमें पेस्टिसाइड चाहिए नहीं, हम चाहते हैं कि भाई पूरा जीरो बजट होना चाहिए, हम चाहते हैं, लेकिन जैसे कंट्री ऑफ दिस वास्टनेस इंडिया, इट इज इम्पॉसिबल टू यूज नॉट टू यूज पेस्टिसाइड, क्योंकि ये क्लाइमेट जो है हमारा इट इज सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में आता है जी। इसमें बारिश भी आती है, इसमें पेस्ट और डिसीज के प्रॉब्लम्स, वीड्स के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, खरपतवार भी बहुत ज़्यादा जी। तो हमें एक स्टेज पे आपको पेस्टिसाइड यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि फार्मर्स अदरवाइज नहीं यूज किए। आपको मैं एक एग्जाम्पल, अंगूर आप लगाइए जी, अंगूर पे आप इतने बीमारियां आती है कि अंगूर को आपको कम से कम 40 स्प्रे देना पड़ता है। अब 40 स्प्रे के बाद में उसका रेसिड्यू रहेगा, ये रहेगा, लेकिन हमने उसको एजुकेट किया, व्हेन टू स्प्रे, व्हाट टू स्प्रे, ये आप इनको समझा देंगे तो आज हमारा अंगूर प्रदेश के मार्केट में जाके वहाँ रिजेक्ट नहीं हो रहा, पहले रिजेक्ट होता था जी। तो इसका यही है हमारा जो मेन प्रिंसिपल है कि आप इसको एजुकेट करो, रेसिड्यू मैनेजमेंट यूज करना। जैसे अभी क्रॉप हार्वेस्टिंग पे आया, डोंट स्प्रे एनीथिंग, मिर्ची है आपकी, मिर्च है, टमाटर है, जब वो लास्ट स्टेज में आते तो नहीं हो, लेकिन जब सीडलिंग में बीमारी आती है तब आप उसको कंट्रोल करो ताकि रेसिड्यू विल नॉट रिमेन देयर। तो ये सब ऑफ द बेसिक थिंग्स जो है ना, ये हमारे लोगों को समझाना पड़ेगा जी। और जो फार्मर्स एलाइट है अभी वो यूज करें। अब इसमें जो हमारे एनवायरमेंट एक्सट्रीम आप यूज ही मत करो, ऐसे इससे क्या होगा, उसका नुकसान हो जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक खेती की अगर बात करते हैं, ऑर्गेनिक खेती का नुकसान आपने देखा है, श्रीलंका में क्या हाल हुआ है, मेनी कंट्रीज में प्योर ऑर्गेनिक चलेगा ही नहीं। तो आपको ऑर्गेनिक करना है तो आप एक 1% 2% लोग करेंगे, करने दो, दे कैन अफोर्ड। बट आम आदमी की जिसकी लैंड होल्डिंग बहुत कम है, उसको आज कमाई की जरूरत है, उससे नेचुरली ही हैज टू सी दैट हिज प्रोडक्टिविटी हैज टू इंक्रीज। तो आपकी कहने का मतलब है कि पेस्टिसाइड अगर राइट टाइम पे यूज किया जाए, राइट डोज और राइट पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बिकॉज दिस आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड। हम जो रिकमेंड कर रहे हैं पेस्टिसाइड, ये सारे टेस्टेड हुए हैं, इट इज नॉट दैट दे आर। और हेल्थ के नजरिए से अगर देखें तो, इसके हेल्थ के नजरिए से हेल्थ के नजरिए से देखें तो मैंने कहा ना आपको कि हेल्थ के नजरिए से मेजर प्रॉब्लम क्या है, रेसिड्यू का जी जी। तो आपको मैंने तो एग्जांपल क्लासिकल दिया। आप जैसे ग्रेप जाएंगे मार्केट में तो आपको लगता है कि ग्रेप के ऊपर कुछ है, कुछ नहीं,
आप यही ग्रेप हमने अब रेसिड्यू कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं, जी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स यू हैव टू मैनेज हाउ टू मैनेज योर स्प्रे सो दैट इट डजंट रिमेन इन द सॉइल, इट डजंट रिमेन इन द एनवायरनमेंट, इट डजंट रिमेन इन द प्रोडक्ट। डेफिनेटली। और आपको बिल्कुल आसानी से, और ये चीज़ें अभी सारी क्रॉप्स में हम डिलिनिएट कर रहे हैं, उसको कैसे करना है ये सब हम समझा रहे हैं। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब है कि इतना भारी भरकम बजट हम खर्च तो कर रहे हैं और शून्य बजट की बात भी कर रहे हैं और आउटकम नहीं निकल कर आ पा रहा है कुछ भी। कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, पेस्टिसाइड को लेकर जो आपने राइट डोज और राइट टाइम की बात की है, ये तमाम जानकारी जो है आप रिसर्च कर रहे हैं, आप लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे किसान, गांव-गांव में जो हमारे किसान काम कर रहे हैं, उन तक ये जानकारी बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए भी क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि अभी ये लास्ट 4-5 years ऑल कंपनीज इनटू पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट मोड में आप उनको हम हैंड ग्लोव्स दे रहे हैं, उनको ये लगा रहे हैं, सारे ऑल चीज़ें, एंड देन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ए ग्रुप ऑफ विलेजेस, इतने मासिव स्केल पे चल रहा है। तो आई रियली अप्रिशिएट the pesticide companies of India who are doing a yeoman service for educating the farmer along with the university staff, along with the scientist staff, कि वो गांव-गांव में जा रहे हैं और वहाँ जितने बड़े-बड़े आपके एग्जीबिशंस हो रहे हैं, जितने बड़े-बड़े हम फार्मर्स रैलीज ले रहे हैं, उसमें ये चीज़ें हम डेलिबरेटली उनको बताते हैं कि कैसे करना है, एंड दे ब्रिंग विद डेमोस कि भाई देखो आप ये ऐसा करना चाहिए। So that is bringing a lot of change. We know that there are certain areas where use of pesticide is maximum, like Guntur for example. Use of pesticide in some of the areas in Maharashtra is also very high. So some areas आप देखेंगे कि जहाँ, तो वहाँ education की बहुत जरूरत है. Okay. We should see that where there is. Otherwise, if you see overall pesticide consumption in the country is much low than even Japan, even much low than Europe. लेकिन हमारा क्या हो रहा है कि हम कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, जहाँ चिलीज है, जहाँ कोई ग्रेप्स है, जहाँ एप्पल्स है, इस एरिया में आप देखेंगे कि पैसे, तो वहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है। ओके। यूरोपीय संसद में MRL के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद यूरोपीय संघ के द्वारा उसे अनुमोदित नहीं किया गया, जबकि इस पूरे मामले में यह है कि WTO SPS समझौते के तहत उनके दायित्व का इसे उल्लंघन माना जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं भी मानता हूँ, ये तो WTO के माध्यम से बिल्कुल उल्लंघन है, बिकॉज आप यूनिलैटरली सारे डिसाइड करेंगे तो फिर हमारा प्रोडक्ट आप हर टाइम बताएंगे कि आपकी इसमें रेसिड्यू है और MRL के रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो चीज़ें, ये तो बहुत पहले से होते आ रही है। यूरोपियन कंट्रीज आर ट्राइंग टू पुट देयर लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस सो दैट दे विल रिजेक्ट आवर प्रोडक्ट्स, ये जो हमारा एक, लेकिन ये जो है जो अभी इन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट में कहा, वो तो बिल्कुल करेक्ट, बिकॉज इट इज़ a direct violation of what the agreement has been done with the with various countries. तो इसके लिए भारत की तरफ से क्या कुछ हो रहा है? हमारा we are a member of WTO. जी. Our minister and our country should represent कि ये हमें गलत है and you cannot do it unilaterally unless you consent with us. तो ये हाई लेवल पे जरा थोड़ा सा उसको नेगोशिएट होना चाहिए। ठीक है। पारंपरिक खेती की अगर हम बात करें तो एक लंबा, एक भारी भरकम किसान है, यानी कि ज़्यादा संख्या जो है उन किसानों की जो पारंपरिक खेती करते हैं। नॉर्थ में बात कर लें तो गेहूं चावल की खेती हो गई, या अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में मिक्स खेती की बात हो रही है, समय समय पर कम अवधि की खेती की बात हो रही है, जो कई बार किसानों को लगता है कि शायद उनके हित में नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पारंपरिक खेती आप यू आर यूजिंग इन अ डिफरेंट वे। पारंपरिक इज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर अभी कोई करता नहीं। अब पारंपरिक जो है, जो आप पारंपरिक का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ चावल जो, हाँ, जिस क्षेत्र में जो लंबे समय से होता आया है, किसान उसी को फॉलो कर रहे हैं। जो चेंजेस करने की बात करी जा रही है, कई बार किसानों को लगता है कि चेंजेस पता नहीं सक्सेस होगा या नहीं। जी, 50 साल पहले देयर वाज नो राइस इन पंजाब। पंजाब में राइस कहाँ होगा था, बट द मोमेंट कैनाल वाटर हैज कम, राइस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ओके, अब हम चाहते हैं कि राइस उसको बंद करें। अब हम चाहते हैं उसको कि एक रोटेशन उनको फॉलो होना चाहिए, बिकॉज
व्हीट राइस रोटेशन से जो पानी का नुकसान हुआ है, जो ज़मीन का नुकसान हुआ है, जो हमें वो उनको इनकम तो मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम दे आर लूजिंग लॉट ऑफ सॉइल इरोजन हो रहा है, वाटर लेवल डाउन हो रहा है, पंजाब में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जी। तो उससे हम सोच रहे हैं कि वाई नॉट मक्का, मस्टर्ड, मूंग, ऐसे कुछ रोटेशन ले। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग, या इट इज़ नॉट मिक्स्ड क्रॉपिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज अ रिले क्रॉपिंग, एक के बाद एक क्या करना। जो मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात कर रही है वो तो जो बारानी खेती है उसमें ऑलरेडी मिक्स होता है, कॉटन के साथ जवार आता है, सोयाबीन के साथ जवार आता है, उसके साथ बाजरा आ जाता है, सो दीज आर मिक्स्ड एट ए टाइम ग्रोइंग। तो वो मिक्स क्रॉपिंग इज बिकॉज सब सिक्योरिटी इज ऑलरेडी बीइंग एंड दैट इज ट्रेडिशन, वो पारंपरिक है और वो अभी भी हो रही है विद ओनली इम्प्रूव्ड वैरायटीज, शॉर्ट ड्यूरेशन इम्प्रूव्ड वैरायटीज क्या हो रही है। बट ये जो कुछ एरियाज में आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कंटिन्यूस राइस व्हीट रोटेशन ऑफ नॉर्थ है, इसमें आपको चेंजेस करना ज़रूरी है और कोशिश चल रही है कि व्हाट आर द अदर बेटर अल्टरनेटिव्स फॉर दैट। गवर्नमेंट इज सजेस्टिंग, साइंटिस्ट भी सजेस्ट, क्या किसान एग्री कर रहे हैं ये जो नया सजेशन दिया जा रहा है? सम किसान हु आर एग्रीइंग बट सम आर नॉट एग्रीइंग बिकॉज दे फील देयर इनकम विल बी रिड्यूस्ड। बिकॉज आज क्या है, अश्योर्ड मार्केट है। इफ ये जो एमएसपी है ये आपको राइस और व्हीट का 40 किलो में 40 क्विंटल मुझे गेहूँ हो जाता है, 30 क्विंटल राइस होता है जी। 70 क्विंटल माल, अब 2000 भी पकड़े तो कितना होता है देखिए जी, बिल्कुल। एक एकड़ में। तो नेचुरली वी हैव टू सी दैट देयर कैन वी कंपेंसेट देयर इनकम आल्सो बाय अनदर रोटेशन, दे विल फॉलो। ओके, कीटनाशक के क्षेत्र में क्योंकि आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, इंडिया को आप कहाँ देख पाते हैं, हमारी स्थिति क्या है? एक तो हमारे यहाँ पोटेंशियल एक्सेलेंट प्रोडक्शन सिस्टम पेस्टिसाइड के है। वी आर आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेस्टिसाइड इन द वर्ल्ड जी। नंबर। अब हमारा जो फोकस रहना चाहिए not only in India but we should also see that we export. There is one a lot of chances that we can earn. आज भी हम एक्सपोर्ट की वजह से पेस्टिसाइड में काफ़ी कमा रहे हैं, लेकिन इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है because there are a large number of countries who are dependent on us and naturally I see that there is a wide scope for the pesticide industry in the country to grow, which is already growing at something like I think more than 7%, 7.58%. और उसको और भी आगे जा सकता है, बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, तो आगे स्कोप काफ़ी है। क्या उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं? हमारा एक ही वीकनेस है जी, हमारा एक वीकनेस ये है कि वी आर नॉट एबल टू गेट न्यू मॉलिक्यूल्स इमीडिएटली रजिस्टर्ड इन दिस कंट्री। कुछ हमारी जो सिस्टम है इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड अनदर थिंग इज दैट वी आर नॉट एबल टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन बेसिक रिसर्च टू प्रोड्यूस न्यू मॉलिक्यूल। जो बाहर के जो बड़े बड़े कंपनीज है जी, आउटसाइड इंडिया, यूएसए में, यूरोप में, दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन प्रोड्यूसिंग न्यू मॉलिक्यूल। हम वो मॉलिक्यूल लेके आ सकते हैं, दैट इज ट्रू, बट यहाँ रजिस्ट्रेशन, उसका जो टाइमिंग है, टेस्टिंग, इट टेक्स टाइम। सो इफ दिस प्रोसेस इज नाउ थोड़ा सा इसको हम फासन करें तो मुझे लगता है कि पेस्टिसाइड अगर लेकर ना आना हो तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है, हम आगे बढ़ सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन नहीं है फिलहाल, बिकॉज आवर डिस्कवरीज ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया आर लिमिटेड, वी आर नॉट एबल टू डिस्कवर बिकॉज इट टेक्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट ऑन बेसिक रिसर्च फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू मॉलिक्यूल्स। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है, जिस तरह से नाबार्ड में यहाँ पर 1395 करोड़ रुपए खर्च करने की बात हुई, तो आपको भी लगता है कि यूजफुल अगर बजट का एलोकेशन किया जाएगा तो हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं इस क्षेत्र में? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और व्हाट आवर बेसिक थिंकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए नाबार्ड को जो कह रहे हैं ना कि वी आर ट्राइंग टू सी दैट जहाँ जहाँ हमारा एग्रीवेटेड पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज है वो हम कैसा कम करेंगे, इसके लिए ये खर्चा कर रहे हैं। बट हम ये नहीं खर्चा कर रहे कि जो नया मॉलिक्यूल्स जो डेवलप करने के लिए पैसा लगेगा, दैट मच मनी इज रियली नॉट अवेलेबल इन दिस एंड मेनी ऑफ द इंडियन कंपनीज आर नॉट एबल टू स्पेंड दैट।
अच्छा, इसके पीछे एक डेफिनेटली इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि माना जाता है कि यूरोपीय संघ जैसे कहता है कि भारत में कीटनाशकों का कुशलतापूर्वक उपयोग कौन करता है, यानी कि आपने भी जैसे जिक्र किया था कि माना जाता है कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कीटनाशक का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं को रिलेट करता है, इससे हम कोशिश वहाँ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये जो दावा किया जाता है कि हम ज़्यादा उपयोग करते हैं कीटनाशकों का? जी बिल्कुल। इफ यू टेक द एवरेज लैंड एरिया, हमारा 142 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया है, यू डिवाइड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड हम कर रहे हैं, डेफिनेटली उससे भी कम आ रहा है। बट ओनली प्रॉब्लम इन आवर केस इज इन सम केसेस, इन सम क्रॉप्स, इन सम एरिया देयर इज इंटेंसिव यूज, दैट कैन बी स्टॉप्ड, दैट कैन बी मिनिमाइज्ड। चलिए, अदरवाइज ये जो यूरोप कह रहे हैं ना बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत गलत है। इवन यूरोप, जापान, यूएसए, ऑल डेवलप्ड नेशन are using more per acre pesticide than us. अच्छा, इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से पूरे देश के किसान आपको सुन पा रहे हैं, हमारे फार्मर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, एक छोटी सी एडवाइस? फार्मर्स के लिए तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आज एक तो उनके लिए बहुत अच्छा दिन है, वाटर डे। हम चाहेंगे कि हमारे किसान सभी चीज़ों का जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, सॉइल, वाटर, एनवायरनमेंट, सीड, पेस्टिसाइड, ऑल फर्टिलाइजर, इनका ऑप्टिमाइजेशन यूज जब तक सीखेंगे जी, तो मुझे लगता है कि हमारा एग्रीकल्चर विल गो ऑन द टॉप। तो उनको सभी चीज़ों में दे शुड नॉट डू एनी एक्सेस। इफ समथिंग इज, जैसे बहुत ज़्यादा मिठाई अच्छी है, मीठ खादा जी, क्योंकि आपको मिठाई अच्छी लगती है, बहुत खाने से भी नुकसान हो जाए डेफिनेटली, वैसे ही किसानों को ये पता होना चाहिए कि एनीथिंग एक्सेस इफ दे आर यूजिंग इट मोर डेंजरस फॉर देम to produce more. This may be leading to some advantage for some time, but not long. Sustainability of agriculture के लिए, I think balanced use of everything is a must. और हमारे किसान काफ़ी पढ़े हैं, they are most dynamic on the earth. जी. I would say that they are the crux. लोग बोलते हैं ना uneducated है, मैं कभी उनको uneducated बोलता नहीं. They are the even scientific minded, and that's why they are able to do. But if they follow certain principles of balanced use, I am sure that we will be able to do it. Definitely. तो हमारे आज के किसानों के लिए इतना मैसेज है। जी बिल्कुल, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने इतनी खूबसूरती से इसे डिस्कस किया है कि किसान और आम आदमी बेहतर तरीके से समझ सकता है कि बेहतर कृषि के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए हमें क्या करना। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, थैंक यू। तो ये आपने सुना डॉक्टर सी.डी. माई को, जो 50 सालों से अधिक समय से कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पेस्टिसाइड को लेकर काम कर रहे हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि भारतीय किसान बेहद समझदार किसान है, बस कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। सही समय पर पेस्टिसाइड का यदि इस्तेमाल किया जाता है तो ना तो वो सेहत के लिए हानिकारक है और ना ही पर्यावरण के लिए। इसके साथ ही साथ जल संवर्धन को लेकर भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, जहां सरकार की तरफ से बेहतर प्रयास किया जा रहा है। किसानों के बेहतर प्रयास के साथ ही साथ अगर हर व्यक्ति इस दिशा में काम करेगा तो यकीनन हम आने वाले समय में बेहतर कृषि के साथ ही साथ भारत को भी आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नमस्कार। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद।